तो हम लोग शुरू करने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जैसे जब आप अपनी बात में प्रभाव पैदा करना चाहते तो आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपकी बात प्रभावी हो जाएगी मातृभाषा के परिवर्तन से, उसमें कोई कंटेंट हो या ना हो। आप जैसे ही प्रभाव उत्पन्न करना चाहते हैं अपनी बात में, आप अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। इसी तरह जब आप अपनी बात में प्रभाव उत्पन्न करना शुरू कर चाहते हैं तो आप अपनी बात के आगे पीछे ये शब्द लगा लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये प्रोवाइड है। आपको न कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ पता है और न ये पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली क्या प्रोवाइड है और कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनता है और किसके लिए बनता है। आप हमेशा एक भ्रम में जीते हैं कि पता नहीं कॉन्स्टिट्यूशन कानून है भी और या नहीं है। और मजेदार ये है कि हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन की बात जरूर करता मिलेगा और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो कुछ भी नहीं मालूम। और इससे आनंददायक बात है कि जब आप उससे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो वो आप ही को कुछ बताएगा। एक आध बार तो हमें ही बता रहे थे कि आपको थोड़ा कम मालूम है, तो हमने कहा मेरा विषय है कॉन्स्टिट्यूशन, आपको कुछ नहीं आता जाता और आप हमें ही बता रहे हैं कि जो है आपको थोड़ा कम मालूम है कॉन्स्टिट्यूशन पे। कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ा यूनिक चीज है जिसके बारे में सबको लगता रहता है कि उन्हें बहुत मालूम है, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मालूम होता। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? क्या कोई रिटन डॉक्यूमेंट इसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? अगर रिटन डॉक्यूमेंट न हो तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा? इसका मतलब यह हुआ कि जहां रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है वहां कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इसका अर्थ तो यही निकला। जैसे ब्रिटेन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो वहां क्या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? ठीक है, यह कम से कम अक्ल को समझ में न आने वाली बात है। इसका मतलब यह हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन इस रिटन डॉक्यूमेंट का नाम नहीं है। हम इसे जला दें तो कॉन्स्टिट्यूशन जल गया, हम इसे फाड़ के फेंक दें। हिंदुस्तान में जितने कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर उपलब्ध हैं सब फाड़ कर फेंक दिए जाए तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा? इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कुछ अलग बात है और कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर होना कुछ अलग बात है। जैसे आपका होना अलग बात है और आपका शरीर अलग बात है। आप कहते हैं ये मेरा शरीर है, इसका मतलब शरीर आप नहीं हो। अगर शरीर ही आप हो तो फिर शरीर और आपके बीच द्वैधता दो नहीं होंगे। आप ये नहीं कहोगे ये मेरा शरीर है, कैसे कहोगे? शरीर ही तो आप हो, लेकिन आप कहते हो ये मेरा शरीर है, इसका मतलब आप ये जानते हो कि शरीर आप नहीं हो। लेकिन शरीर आप नहीं हो इस पर आपका कोई विश्वास नहीं है। ये एकदम दूसरी बात है। सत्य स्थिति तो यही है कि शरीर ये आप नहीं हो। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड इसको क्यों कहते हैं? ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड इसलिए कहा जाता है कि जो राज्य है, जो सभी अन्य विधियों का जन्मदाता है, वो राज्य स्वयं अपने कामों को कैसे करेगा ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है या ये कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन ये तय कर देता है कि राज्य इस ढंग से अपने कार्यों को करेगा, तो राज्य के द्वारा अपने कार्यों को करने के लिए जो ढंग निर्धारित किया जाता है उस ढंग को आप लिखकर ये भी रख सकते हैं
और बिना लिखे भी काम चला सकते हैं। मत लिखिए, क्या जरूरत है लिखने की? बताते हैं वेद लंबे समय तक लिखे नहीं गए, उसमें श्रुति और स्मृति है। यानी जिसने ऋचा वेद की लिखी, ये जिसने ऋचा निर्मित की, ये जिस पर ऋचा आयत हुई, उसने सिर्फ अपने शिष्यों को याद करा दी। लिखे तो बहुत बाद में गए। कुरान का संकलन ये उस्मान के काल में हुआ। कुरान आयत तो हजरत मोहम्मद पर हुआ ऐसा बताते हैं, और हजरत मोहम्मद के बाद उमर है, सॉरी हजरत मोहम्मद के बाद अबू बकर है, और अबू बकर के बाद उमर है, और उमर के बाद उस्मान है। तो इसका मतलब चीजों का लिखा होना यह महत्व की बात नहीं होती, चीज का होना यह महत्व की बात होती। तो राज्य ये अस्तित्व में आया, यह हम लोगों ने ज्यूरिस्प्रूडेंस में देखा था। जब लोग विधि शास्त्र की बात कर रहे थे तो हम लोग ये कह रहे थे कि राज्य ये अस्तित्व में आया, कारण इसके अस्तित्व में आने के अनेक थे। उन अनेक कारणों में से किसी कारण को लॉक ने देखा था, और किसी कारण को हॉब्स ने देखा था, किसी कारण को ग्रोशियस ने देखा था, किसी कारण को रूसो ने देखा था। लेकिन एक बात तय थी, राज्य अस्तित्व में आया। ठीक है, हॉब्स ये कहते हैं कि राज्य शांति की स्थापना हो इसलिए अस्तित्व में आया। लॉक ये कहते हैं कि मनुष्य की जो प्रसन्नता की अवस्था थी वो अवस्था हमेशा बनी रहे, इसके लिए राज्य अस्तित्व में आया। तो कारण अनेक हो सकते हैं, लेकिन इस विषय पर सब एक मत है कि मनुष्य अपनी प्राकृतिक अवस्था में नहीं रह सकता था, और चूंकि वो अपनी प्राकृतिक अवस्था में नहीं रह सकता था इसलिए उसने अपनी प्राकृतिक अवस्था का त्याग किया और उसने राज्य की स्थापना की। अब राज्य की स्थापना उसने किसी निश्चित कार्य को करने के लिए की। आपके मुताबिक राज्य का काम शांति की स्थापना ये रहा। लाख के मुताबिक राज्य का काम ये मनुष्य की प्रसन्नता को कायम करना ये रहा, या उसे लगातार बनाए रखना ये रहा। तो राज्य कुछ निश्चित उद्देश्यों को लेकर पैदा हुआ और दुनिया में विभिन्न राज्य बने। तो इंटरनेशनल लॉ राज्य को जो परिभाषित करती है वो राज्य को एक निश्चित भूभाग पर कुछ लोगों के संगठन के रूप में परिभाषित करती है कि राज्य क्या है। एक निश्चित भूभाग पर कुछ लोग कुछ उद्देश्यों को लेकर जब संगठित हो जाते हैं तो उसे राज्य कहते हैं। अब सवाल यह कि राज्य कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए संगठित हुआ है, राज्य के कुछ निश्चित उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए वो संगठित हुआ। अब सवाल यह उठता है उन उद्देश्यों को प्राप्त कैसे करें, क्योंकि उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही राज्य का संगठन हुआ। तो उन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करें, क्योंकि संकल्प से कोई सिद्धि नहीं होती है। आप किसी काम को करने का संकल्प भर ले लोगे और वो काम हो जाएगा। अगर ये होता, ये संभव होता तो संकल्प लेने में कौन कंगाल है। दुनिया में सभी ने बड़े बड़े संकल्प ले लिए होते हैं और बड़े बड़े काम सिर्फ संकल्प कर लेने मात्र से हो गए होते हैं। संकल्प लेने के बाद काम करने का तरीका ये ढूंढना पड़ता है। ठीक है, राज्य एक काम को करने के संकल्प के साथ संगठित हो गया। राज्य यानी लोगों का समूह। राज्य कह किसको रहे, लोगों के समूह को कह रहे हैं। लोग व्यक्तिशाह व्यक्ति कहला रहे हैं, इंडिविजुअल हैं, और कलेक्टिव फॉर्म में राज्य कह रहे हैं। कलेक्टिव फॉर्म में एक निश्चित भूभाग पर हैं, उसे हम राज्य कह रहे हैं। राज्य इनफैक्ट तथ्य के रूप में
कहीं नहीं है। तथ्य के रूप में हमने आपसे पहले भी कहा, जब यह शब्द इस्तेमाल होगा कि अमुक विचार या अमुक वस्तु तथ्य के रूप में मौजूद है, इसका अर्थ है कि आप उसकी मौजूदगी अनुभव कर सकते हैं, और आपका अनुभव आपकी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही अस्तित्व में आता है। आप जो कुछ देखते हो तो आंख ज्ञानेंद्रिय है, वो उसका होना आपको अनुभव करा रही है। तो उस वस्तु का या उस विचार का होना एक तथ्य कहलाता है, भाषा की दुनिया में भी और कानून की दुनिया में भी। और यही परिभाषा कहां लिखी है? इंडियन एविडेंस एक्ट में, कि तथ्य क्या है। तो कहता वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है। बोध शब्द, इसका अर्थ क्या है? बोध का अर्थ होता है जानना, ठीक है, सूचनाओं का संकलन। इसे बोध नहीं कहते, बोध का अर्थ है जानना, ठीक है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है? कहता है बोधगम्य है, जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य है। यह कोई मानसिक दशा जिसका भान दूसरे व्यक्तियों को है। दूसरे व्यक्ति आपकी मानसिक दशा का भान करेंगे, दूसरे व्यक्ति आपकी मानसिक दशा को जानेंगे। तो कैसे जानेंगे? अपनी ज्ञानेंद्रियों से। आप गुस्से में हो, ये गुस्सा आपकी मानसिक दशा है, इसको हम जान कैसे रहे हैं? इसको हम जान रहे हैं आपकी फिजिकल अपीयरेंस से। और चूंकि आपकी फिजिकल अपीयरेंस ये बता रही है कि आप गुस्से में हो, इसलिए आपके गुस्से की जो मानसिक दशा है ये एक तथ्य है एविडेंस एक्ट में, ठीक है। तो तथ्य हम उसी को कहते हैं जिसकी अनुभूति हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं। राज्य की कोई अनुभूति हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से नहीं कर सकते, क्योंकि दैट इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। वो व्यक्तियों का समूह है जो निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक निश्चित भूभाग पर संगठित भर हो गया है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है राज्य। इसलिए राज्य को मूर्त रूप में यानी फिजिकल फॉर्म में, जैसे आपका होना फिजिकल फॉर्म में है, मेज का होना फिजिकल फॉर्म में है। फिजिकल फॉर्म में मीनिंग देयर बाय यू कैन, ठीक है, यू कैन, आप जो है इस यू कैन फील, आप इसका अनुभव कर सकते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों से। इसलिए मूर्त रूप में मौजूद है, इसका होना एक तथ्य है। आप इस रूप में चाहो कि राज्य का अनुभव कर सको, तो आप राज्य का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि वो व्यक्तियों का संगठन है। आपको वो संगठन दिखाई नहीं देगा, आपको व्यक्ति दिखाई देंगे। संगठन अमूर्त है, वो तथ्य के तौर पर मौजूद नहीं है, लेकिन है। व्यक्ति संगठित यूं ही नहीं हुए, वे कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठित हुए। तो वे निश्चित उद्देश्य आखिर कैसे प्राप्त हो, समस्या यहां पर है। अब उन निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए या तो सब प्रयास करें। भाई एक रास्ता प्रैक्टिकली पॉसिबल यह हो सकता है कि सब लोग शांति की स्थापना का प्रयास करें। अगर आपकी बात हम मान लें, जो विभिन्न विचारक दुनिया में आए, जिन्होंने राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न कारण बताए, उन विचारकों में से हम किसी भी विचारक को ले लें, किसी की भी बात मान लें कि राज्य इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानव द्वारा निर्मित संस्था है, तो वो उद्देश्य जिसके लिए ये संस्था निर्मित हुई, आखिर उस उद्देश्य को प्राप्त करना ये तो उन लोगों का कर्तव्य हो गया जो एक निश्चित भूभाग पर संगठित हुए। आखिर
वो तो हो ही गया। तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या तरीका अपनाएं, कैसे प्राप्त करें? तो एक प्रैक्टिकली पॉसिबल रास्ता यह हो सकता है कि भाई सब लोग मिलकर उस उद्देश्य को प्राप्त करो, सारे लोग प्रयास करो। अब अगर सारे लोग प्रयास करें तो परिणाम क्या होगा यह हमें कहने की जरूरत नहीं है, यह आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि सारे लोग जब किसी डिजायर्ड गोल को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो परिणाम क्या होंगे, क्योंकि सारे लोगों की मानसिकता भिन्न है और सारे लोग एक बराबर परिस्थिति के हैं। कोई न ऊंचा है न कोई नीचा है, सब एक समान है और सबके विचार और कार्य का महत्व तो ये भी एक बराबर है। तो एक इधर जाएगा क्योंकि उसके अनुमान से, उसके विचार से इधर जाना ही उस उद्देश्य की प्राप्ति है की दिशा में यात्रा है जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य का संगठन हुआ। और दूसरा इधर जाएगा, तीसरा उधर जाएगा और चौथा इधर जाएगा। परिणाम यह होगा कि उस उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में एक कदम भी बढ़ा नहीं जा सकेगा, कुछ नहीं हो पाएगा प्रैक्टिकली। इसलिए राज्य जो व्यक्तियों का समूह है जो निश्चित उद्देश्यों के लिए अस्तित्व में आया है, उसके लिए जरूरी हो जाता है कि वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ निश्चित अंगों की रचना करें। ठीक है, आप कुछ करना चाहते हो, हाथ नहीं है, कैसे करोगे? आप कुछ करना चाहते हो, उसे करने के लिए योजना बनानी है, दिमाग नहीं है, कैसे करोगे? ठीक है, तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा और दिमाग योजना बनाएगा, फिर योजना के मुताबिक काम करना पड़ेगा और योजना के मुताबिक काम हुआ या नहीं हुआ इसे सोचने के लिए भी फिर दिमाग चाहिए, इसे सोचने के लिए फिर दिमाग चाहिए। यानी योजना के मुताबिक काम हो इस दृष्टिकोण से संपूर्ण शरीर दिमाग के अधीन है, लेकिन दिमाग की रक्षा हो इस दृष्टिकोण से दिमाग हाथों के अधीन है। यही हम आपको समझाते हैं कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, इसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है। कानून के मुताबिक काम हो रहा है, ये इस दृष्टिकोण से, यानी कानून के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस दृष्टिकोण से दोनों अंग लेजिस्लेचर के अधीन से जुडिशरी के अधीन से दिखाई देते हैं, लेकिन स्वयं जुडिशरी की रक्षा के लिए जुडिशरी स्वयं एग्जीक्यूटिव के अधीन है। जब आप चाहें कि न्यायालय की रक्षा के लिए अलग से फोर्स बना ले, नो, नॉट अलाउड। वो किससे? एग्जीक्यूटिव से कहेंगे, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव कचहरी की रक्षा का भार संभालेगी, ठीक है। तो अलग अलग फील्ड्स हैं। हम आपको कई बार बताते रहे कि व्यवस्थाओं के दो क्रम होते हैं। एक व्यवस्था वर्टिकल होती है जिसमें क्रमानुसार ऊपर कोई नीचे कोई ऐसे होता है, और एक व्यवस्था हॉरिजॉन्टल होती है जिसमें सब एक ही तल पर होते हैं लेकिन अपने अपने कामों को करते हैं और अपने अपने कामों को करने में सब स्वतंत्र होते हैं। तो जो व्यवस्था राज्य की है वो हॉरिजॉन्टल है, वो वर्टिकल नहीं है। सब एक ही तल पर है, चाहे जुडिशरी हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव। लेकिन हम वहीं आ रहे हैं, अभी हम आगे नहीं बढ़ रहे,
क्योंकि बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत होनी चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। हम फंडामेंटल राइट, इमरजेंसी प्रोविजन, ये सब बताना शुरू करते हैं, और आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है यही ना मालूम रहे तो आप भ्रम की स्थिति में जिएंगे, और फिर वही होगा कि अपनी बात में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए ये संवैधानिक रूप से जायज है ऐसा कहना शुरू कर देंगे, और हंसी के पात्र बनेंगे उन लोगों के बीच जो संविधान क्या होता है इसे जानते हैं। ठीक है, उनके बीच आप मजाक का पात्र बनेंगे। हाँ, मूर्खों की दुनिया में आप सिरमौर हो सकते हैं, तो मूर्खों का कोई अस्तित्व तो नहीं होता, न किसी भी सिद्धांत की सत्यता और असत्यता मूर्खों के विचारों के आधार पर ठीक है निर्धारित की जाती है, होता ही नहीं। तो इसलिए देखना यह है कि राज्य के जो उद्देश्य हैं इन्हें कैसे प्राप्त करें। अब चूंकि राज्य अमूर्त संगठन है, उसका कोई फिजिकल अस्तित्व ही नहीं है, वो तो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स है, और जब वो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स है तो फिर इतना ही हो सकता है कि जो डिजायर्ड एंड है, जो डिजायर्ड गोल है, उसके लिए सब प्रयास करें, और सब प्रयास करेंगे तो प्रैक्टिकली जो रिजल्ट होगा वो डिजायर्ड गोल की दिशा में एक कदम का न बढ़ पाना, यह होगा। एक कदम भी उस डिजायर्ड गोल की ओर बढ़ा ही नहीं जा सकेगा। अब यहां से एक चीज और तय हो गई इसी व्याख्या में से कि कॉन्स्टिट्यूशन ये राज्य के जो डिजायर्ड गोल हैं उनको निश्चित करने वाला कानून है। ये भी यहीं से तय हो गया। भाई आप एक वाक्य बोलते हैं, वो वाक्य तर्क वाक्य बन जाता है क्योंकि उस वाक्य में से कई चीजें निकलने लगती हैं। आप जब ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है राज्य के कुछ निश्चित उद्देश्य हैं, जब राज्य के कुछ निश्चित उद्देश्य उनको प्राप्त करने के लिए क्या होता है कि सब लोग प्रयास करें, एक व्यवहारिक रास्ता यह हो सकता है, लेकिन इस व्यवहारिक रास्ते के अपनाए जाने के परिणाम स्वरूप उस उद्देश्य की ओर एक कदम भी बढ़ा नहीं जा सकता। इसलिए राज्य नाम का अमूर्त संगठन उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या करता है, कुछ अंगों की रचना करता है, कुछ एजेंटों को जन्म देता है, कुछ इंस्ट्रूमेंटलिटीज इनको जन्म देता है। ठीक है, इसका मतलब यह हो गया कि राज्य के जो उद्देश्य जो निश्चित किए गए, इन उद्देश्यों को और इन्हें प्राप्त करने के लिए जिन अंगों की रचना हम कर रहे हैं, ठीक है ना, जिन इंस्ट्रूमेंटलिटीज की रचना हम कर रहे हैं, और उनको उन कामों को करने के लिए जिन ताकतों की जरूरत है, वे ताकतें हम उन एजेंटों को दे रहे हैं। तो ये सारा जो कुछ संव्यवहार चल रहा है, इसको संवेद रूप में किस एक शब्द से हम परिभाषित करें, जब यह प्रश्न उठता है तो उसी को संविधान कहा जाता है। संविधान एक ऐसे कानून का नाम है जो राज्य के द्वारा निश्चित किए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिन अंगों की रचना की जाती है, उन अंगों की संरचना का कैसे बनेंगे, उन्हें कौन सी शक्तियां होंगी, उनके क्या कर्तव्य होंगे, उनके परस्पर संबंध क्या होंगे, इन सबको परिभाषित करें। अच्छा, इन सबको कागज पर लिखा बाद में जाएगा, ये सब चीजें निश्चित पहले होंगी। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के बिना कोई राज्य हो ही नहीं सकता। यही केल्सन ने कहा था, यही केल्सन ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन न हो ये किसी राज्य में संभव नहीं, तो होगा ही होगा।
वो लिखित हो अलिखित हो यह संभव है, वो रिटर्न भी हो सकता है, अनरिटर्न भी हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ना हो यह असंभव, तो होगा ही होगा, क्योंकि स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, राज्य द्वारा निश्चित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित विधि, यही कॉन्स्टिट्यूशन है। राज्य अपने लिए जिन उद्देश्यों को निश्चित करता है प्राप्ति हेतु, उनको वो कैसे प्राप्त करेगा, इसके निर्धारण के लिए जो कानून बनता है उसी को संविधान कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य के द्वारा जिन आदर्शों को उद्देश्यों के रूप में प्राप्त करने हेतु निर्मित किया गया है, उन आदर्शों का जिक्र संविधान में मिलेगा, सीधी बात, ठीक है। ये चीज दिखनी चाहिए उस कानून में, जो कानून आप संविधान के रूप में मान्य करते हैं। अगर हम ये कहें कि जिसे तुम संविधान बता रहे हो वो संविधान क्यों है, हमने आपको पहले भी कहा कि कानून का क्षेत्र तर्क का क्षेत्र है, ये श्रद्धा और आस्था का क्षेत्र नहीं है। यहां कोई कुछ कहता है, इससे कोई फर्क नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अगर वो कहेंगे जो कानून में नहीं लिखा है तो वो उनकी बात होगी, कानून की बात नहीं। कानून की दुनिया में कौन कहता है इसका कोई मतलब नहीं, यानी स्टेटस महत्वपूर्ण नहीं है। कानून की दुनिया में क्या कहता है इसका मतलब है, वो कोई कहे, अगर वो तर्कयुक्त है, अगर वो ठीक है, अगर वो एज पर नाम ऑफ द लॉ है तो ठीक है, अन्यथा कौन कहता है इसका क्या मतलब। स्टेटस के आधार पर बात की सत्यता अथवा असत्यता ये कानून की दुनिया में निर्धारित नहीं होती। बात की रीजनेबिलिटी इसके आधार पर कानून की दुनिया में बात की इंपॉर्टेंस ये निर्धारित होती है। आम आदमी और कानून की दुनिया इसमें फर्क ही है। आम आदमी व्यक्ति के स्टेटस के आधार पर निर्णय लेता है कि बात ठीक है या गलत। कानून का आदमी बात के आधार पर, स्वयं बात के आधार पर यह निर्णय लेता है कि बात ठीक है या गलत। आप देखेंगे आम दुनिया में वो कहेंगे फलाने ने कहा, अरे तो फलाने भगवान है, बोले जज साहब ने ऐसा कर दिया तो कर दिया होगा, तो क्या वो कानून हो गया। इस हिसाब से तो ए.के. गोपालन से मेनका गांधी तक की यात्रा संभव ही नहीं थी, क्योंकि ए.के. गोपालन वो भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, और वो ठीक नहीं है ये स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने ही मान लिया। तो अगर आप स्टेटस के आधार पर डिसाइड करेंगे तो ए.के. गोपालन के बाद कोई यात्रा संभव ही नहीं थी। तो ये मान लेते कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो ठीक ही है, और घर पे बैठ जाते आराम से। तो ए.के. गोपालन का ही कानून चल रहा होता। इसका मतलब यह है कि कानून की दुनिया में कभी यह नहीं माना जाता है कि कौन कह रहा है, इसके आधार पर न तो बात को सही और न गलत दोनों ही नहीं मानते। क्या कह रहा है इसके आधार पर बात को सही और गलत ये मानते हैं। तो स्टेट, इसके कुछ निश्चित उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करना है। उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें कोई मशीनरी ये चाहिए, उस मशीनरी को कुछ ताकतें और कुछ कर्तव्य और कुछ शक्तियां ये चाहिए, क्योंकि सारे लोग मिलकर अगर प्रयत्न भी करें तो भी सारे लोगों की वृत्ति और प्रवृत्ति ये भिन्न होने के कारण जो डिजायर्ड एंड है वो प्राप्त नहीं हो सकता, और कुछ तो प्रयास करेंगे ही नहीं।
क्योंकि सब बड़े आदर्श लोग तो है नहीं। कुछ कहते हमें क्या, हमसे क्या मतलब। अभी भी आप देखते हैं समाज में बहुतायत लोग ऐसे ही हैं। अगर ऐसा ना हो तो एक भी कत्ल, ठीक है, बिना दंड के नहीं रह जाएगा, क्योंकि उस कत्ल को होते कोई ना कोई तो देखता ही है। लेकिन वो कहता हमसे क्या मतलब, हम क्यों आए, तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा। जब कोई है ही नहीं जो ये कहता हो कि हमने देखा इन्होंने मारा, तो फिर क्या कैसे दंडित करें भाई, तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। इसलिए डिजायर्ड एंड जो राज्य के लिए निर्धारित है, उसको प्राप्त करने के लिए राज्य क्या करता है, कुछ आर्गन्स, कुछ अंगों की रचना करता है। प्रमुखता वे 3 माने गए। एक काम को करने वाला चाहिए, एक काम को करने के लिए योजना बनाने वाला चाहिए, और एक ऐसा चाहिए जो ये कहे, ये ऑब्जर्व करे कि योजना के मुताबिक काम हो रहा है या योजना के मुताबिक काम नहीं हो रहा। ठीक है, हमने कहा ना, प्रकृति वो मास्टर है जो सब कुछ सिखाती है। आपको कहीं कुछ और सीखने की जरूरत नहीं, प्रकृति में सब कुछ है। ठीक है ना। आप देखें, बताते हैं कि एक परमाणु की बाह्य कक्षा जब संतृप्त हो जाती है, ठीक है, तो फिर वो आगे यौगिक नहीं बनाता जब तक उसकी बाह्य कक्षा पूर्ण नहीं है विज्ञान के नियमों के मुताबिक। तब तक वो अन्य तत्वों से क्रिया करके अपनी बाह्य कक्षा पूर्ण करने का प्रयास ये करता रहता है। यानी एक परमाणु पूर्णतः परमाणु हो जाने के लिए सतत प्रयत्नशील है, और जब तक वह पूर्ण परमाणु नहीं बनता तब तक उसमें क्रियाशीलता ये लगातार रहती है। यही तो मनुष्य के संबंध में सत्य है। हमने आपसे कहा था कि पशु पूर्ण पशु पैदा होता है, मनुष्य पूर्ण मनुष्य पैदा नहीं होता। मनुष्य अधूरा पैदा होता है। जिस दिन वो पैदा हुआ उस दिन वो प्रारूप में मनुष्य है, लेकिन मनुष्यता उसे अर्जित करनी होगी आने वाले दिनों में। मनुष्यता निश्चित है, मनुष्यता गुणों का नाम है। वे गुण अगर उसमें आएंगे तो वो पूर्ण मनुष्य बनेगा, अन्यथा वो प्रारूप में मनुष्य रहेगा, लेकिन वो मनुष्य नहीं होगा। और इसे हम लोग कहते भी है कि तुम आदमी नहीं लगते हो, तुम्हारे कामों से आदमियत नहीं झलकती है। तुम आदमी दिखते जरूर हो लेकिन आदमी लगते नहीं हो। ये सेंटेंस बड़ा अधूरा और बड़ा गलत दिखाई देगा अगर आदमी पूरा पैदा होता हो। आदमी पूरा पैदा नहीं होता, पशु पूरा पैदा होता है। प्रत्येक पशु गुण और प्रारूप दोनों में पशु पैदा हुआ है, दोनों में पशु पैदा हुआ है। इसीलिए किसी भी पशु से अगर आप ये कहो कि तुम ऊंट नहीं दिखते हो तो तुम्हें लोग पागल बताएंगे। ठीक है, क्योंकि वो पूर्ण पैदा होता है। प्रकृति हर चीज, और मनुष्य जो दुखी है वो इसीलिए क्योंकि वो सतत प्रयत्नशील है मनुष्य हो जाने को। भाई परेशानी तो यही है, जब आप क्रिया करोगे तभी तो परेशान होगे। काम ही मत करो, परेशान नहीं होगे। मनुष्य सतत प्रयत्नशील है काहे को, मनुष्य हो जाने को, इसलिए उसके जीवन में तनाव ये दिखता है। इलेक्ट्रॉन वो सतत प्रयत्नशील है अपनी बाह्य कक्षा को पूर्ण करने के लिए, और जैसे ही पूरा होगा शांत हो जाएगा। ऐसे मनुष्य जिस दिन मनुष्य हो जाएगा उसी दिन शांत हो जाएगा। और जो जो मनुष्य मनुष्य हो गए वे सब शांत हो गए। तो सब चीजें प्रकृति से सीखी जा सकती हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रकृति न सिखाती हो। जैसे आपका शरीर है, आप जब तय करते हो ये काम हमें करना है तो हाथ का सहयोग भी चाहिए, दिमाग का सहयोग भी चाहिए, योजना भी चाहिए। योजना दिमाग बनाएगा,
ठीक है, यही तरीका है काम को करने का। तो जब राज्य ने यह तय किया कि कुछ निश्चित उद्देश्य हैं, इन्हें हम प्राप्त करेंगे, तो फिर डेफिनेट राज्य को कुछ अंगों की रचना करनी पड़ेगी। ठीक है, वे अंग संवेद रूप से एक जगह पर इकट्ठे हो जाए, यह भी हो सकता है, और अलग अलग उन्हें कर दिया जाए, यह भी हो सकता है, लेकिन अंगों की रचना करनी पड़ेगी। और प्रमुखता 3 अंग तो चाहिए, 3 तो चाहिए। एक जो काम करे, एक्चुअली जमीन पर काम करता दिखाई दे, एक वो चाहिए, और एक उन डिजायर्ड गोल्स को प्राप्त करने के लिए जो सम्यक योजना बना सके, ऐसा चाहिए। और एक ऐसा चाहिए कि योजना के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं, ये देखे, और नहीं हो रहा तो टोके। और ये तीनों बराबर के महत्व के हैं, इनमें से न कोई छोटा है न कोई बड़ा, क्योंकि एक भी हटा तो राज्य का जो डिजायर्ड गोल है ये पूरा नहीं हो पाएगा। और तीनों ही राज्य हैं, लेकिन तीनों में से कुछ भी छोटा कुछ भी बड़ा ये नहीं है, तीनों राज्य हैं और तीनों का काम महत्व का है। और तीनों जब अपना काम करें तो दूसरे की दखलंदाजी नहीं चाहिए। देख, तुम कितने भी बड़े आदमी हो, बड़े चाहे पद में हो, चाहे प्रतिष्ठा में हो, चाहे धन में हो, लेकिन अपने ड्राइवर को जब वो ड्राइविंग कर रहा है तो पीछे तो नहीं बताओगे कि धीमे चलाओ और गियर बदलो और ये करो, और किया तो एक्सीडेंट तय। आपको फिर विश्वास करना पड़ेगा ड्राइवर पर। तो जब वो अपना काम कर रहा है तो स्वतंत्र है। ठीक है, आपको जो डायरेक्शंस देने जनरल कंट्रोल के लिए शुरुआत में दे दीजिए, जब तक उसने इग्निशन में चाबी ऑन नहीं की। एक बार ऑन कर दी उसके बाद नो डायरेक्शन, आप बैठिए पीछे चुपचाप। तो इससे कोई छोटा नहीं। जब सरकार काम को कर रही है फिर कोई जुडिशरी उसे नहीं बताएगी, और बताएगी तो सरकार का वही उत्तर आएगा जो कोरोना में आया था। उन्होंने कहा था एक्सपर्टाइज मेरे पास है, बीमारियों से कैसे निपटना है हमें मालूम है, आप मत बताइए हमें। और फिर इन्हें अपना समूह लेकर बैठना पड़ा था, क्योंकि एक्सपर्टाइज तो सरकार के पास, काम तो वो करेंगे। 3 बेसिक आर्गन चाहिए, एक काम को करने वाला, एक योजना बनाने वाला और एक सुपरविजन करने वाला, 3 चाहिए। और इन 3 में से कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। तो शुरुआती दौर में राजा इसकी संकल्पना आई थी, और ये तीनों काम वो व्यक्ति करता था जो राजा कहलाता था। और हाथ के मुताबिक राजा किसे चुना था? राजा उसे चुना था जो सबसे बुद्धिमान, सबसे बलवान मनुष्यों के बीच था। इसीलिए हाफ ने उसे लेवियाथन, कृत्रिम ईश्वर ये कहा था, क्योंकि जैसे ईश्वर अपने डिजायर्ड गोल को प्राप्त करने के लिए काम करता है, वैसे ये कर रहा है, तो ये कृत्रिम ईश्वर है। ठीक है, अब यहीं से चलिए वो आगे बात करेंगे। तो बेसिक आर्गन 3 चाहिए, 3 तो चाहिए ही चाहिए। 3 के अलावा अन्य भी चाहिए हो सकते हैं, लेकिन 3 तो बेसिकली चाहिए। शुरुआत में राजा ये तीनों काम करता था, लेकिन देखा गया कि राजा निरंकुश हो गए, और निरंकुश हो जाने के कारण इन तीनों शक्तियों के कुछ सेपरेट कर दिया जाए। बौद्धिक जगत में यह विचार प्रारंभ हो गया, और मॉन्टेस्क्यू इस विचार के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर यह सिद्धांत दिया, इन तीनों कामों को अलग अलग कर दिया जाए, अलग अलग लोग इसको काम, इन कामों को करें। तो 3 बेसिक आर्गन राज्य के अस्तित्व में आ गए। एक को आपने विधायिका यानी लेजिस्लेचर इस नाम से जाना, और अगर साधारण भाषा में कहें तो लेजिस्लेचर का काम योजना बनाना, उन डिजायर्ड गोल को प्राप्त करने के लिए। कानून क्या है? योजना ही तो है, राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। विधायिका यह अस्तित्व में आई। न्यायपालिका यानी जो योजना बनी उसका भंग तो नहीं हुआ,
और अगर भंग हुआ तो वो काम जिससे भंग हुआ है उसे अवैध घोषित करना, और करने वाले को अगर योजना में ये प्रोवाइड है कि करने वाले को दंड दिया जाए तो दंड भी देना, और अगर प्रोवाइड नहीं है, ये प्रोवाइड है कि साहब क्षतिपूर्ति दिलाई जाए तो क्षतिपूर्ति दिलाना, या जो रेमेडी जो अनुतोष प्रोवाइड है उसी प्रकार का भंग दोबारा ना हो, इसको निर्धारित करने के लिए, इसको सुनिश्चित करने के लिए वो काम करना। ठीक है, जुडिशरी का ये काम तय हुआ, और एग्जीक्यूटिव उसे एक्चुअली काम करना है, एग्जीक्यूटिव को एक्चुअल काम करना है। ये तीन बेसिक आर्गन अस्तित्व में आ गए। ठीक है, तो काम हो, राज्य के जो निश्चित उद्देश्य है उनको प्राप्त करने के लिए राज्य तीन अंगों की रचना करता है। ठीक है, मुख्यतः, और उन तीन अंगों को काम करने के लिए जो शक्तियां चाहिए वे काम करने के लिए जितना जरूरी है उतना ही शक्ति प्रयोग करें। इसके लिए उनके कर्तव्य, उनके परस्पर संबंध, उनका जनता के साथ संबंध, जनता का उनके साथ संबंध, इस सबको निर्धारित करने के लिए एक सिस्टम जिसे कानून कहा जाता है उसकी रचना होती है, जो राज्य स्वयं करता है। और ये मूल कानून इसीलिए कहा जाता है क्योंकि राज्य के मूल काम जो है उनको करने के लिए ये अस्तित्व में आया है, इसलिए इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड कहा जाता है। संविधान को फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड इसीलिए कहा जाता है कि राज्य जिन बेसिक उद्देश्यों, जिन मूल उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठित हुआ है, उन मूल उद्देश्यों, ठीक है, उन मूल उद्देश्यों को प्रकट करने के लिए, वे मूल उद्देश्य कौन से हैं, सबसे पहले तो यह बताएगा वो कि ये मूल उद्देश्य हैं, इनको प्राप्त करने के लिए हम राज्य के तौर पर संगठित हुए हैं। और फिर इन मूल उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमने ये तीन संगठन बनाए। संगठन किस प्रकार बनाए, प्रक्रिया आप देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा कि लेजिस्लेचर कैसे बनेगी, हम लोग देखेंगे एग्जीक्यूटिव कैसे बनेगी, जुडिशरी कैसे बनेगी, लिखा है इसमें। ठीक है, और इन्हीं की चर्चा करता है, ये नहीं बताता डीएम कैसे बनेंगे और लेखपाल कैसे बनेंगे, ये नहीं बताता। जो बेसिक ऑर्गन है, सबसे पहले मूल उद्देश्य बताता है कि हमने काहे के लिए इस राज्य का संगठन किया है। तो भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है ना, व्यक्ति की गरिमा, इसे सुनिश्चित करना। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, इसको बढ़ाने के लिए उन मूल उद्देश्यों की चर्चा ये संविधान में होती है जो हमने तय किया। यानी संविधान उन मूल उद्देश्यों के बारे में जिक्र करता है जो किसी भी राज्य के रूप में संगठित मनुष्यों के द्वारा प्राप्त किए जाने के लिए आशयित है। और उन मूल उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जिस प्रकार के अंगों की रचना वो करता है, उन अंगों की बात भी वो करता है। उन अंगों की बात करता है, मीनिंग देयर बाय उनके अधिकार, शक्ति, कर्तव्य, परस्पर संबंध आदि की चर्चा भी करता है। ये संविधान, ठीक है, ये जो सिस्टम है इसे हम संविधान कहते हैं। ये संविधान है, ये लिखित हो सकता है, ये अलिखित भी हो सकता है। जैसे वेद, कुरान, ये पहले अस्तित्व में आया लिपिबद्ध रूप में, लेखबद्ध तौर पर, इसका संकलन बाद में हुआ। कविता कहां जन्मती है? कविता तो यहां जन्मती है। कविता जब जन्म ले लेती है तब वो लिखी जाती है। हो सकता न भी लिखी जाए भाई, जब कागज का आविष्कार नहीं था, ये लेखन की, ठीक है, जो लिपि, लिखने के लिए जो लिपि चाहिए उसका आविष्कार नहीं था,
तो क्या लोग सोचते ही नहीं थे? तो क्या विचार ही नहीं था? भाई विचार तो तब भी था, लोग तो तब भी सोचते थे। तो विचार का लिपिबद्ध होना एक बात है, और विचार का होना बिल्कुल दूसरी बात है। अगर सारे बेर खत्म हो जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन खत्म। कॉन्स्टिट्यूशन तो तब भी रहेगा, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर है, बेयर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर है। आप जो बोलते हो जरा उसको अर्थान्वयन उसका तो करो, खुद ही समझ में आएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखित भी हो सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन अलिखित भी हो सकता है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताएगा? कॉन्स्टिट्यूशन ये बताएगा कि जो अंग हैं वे संगठित कैसे होंगे, ये बताएगा। और वो ये भी बताएगा कि जो राज्य के अंग हैं वे किन शक्तियों से युक्त होंगे उन डिजायर्ड गोल्स को प्राप्त करने के लिए। उनमें से कोई अंग ये नहीं बता सकता कि संविधान कैसा होगा, क्योंकि संविधान ये बताएगा, ठीक है। और ये संविधान लिखित हो सकता है और ये अलिखित हो सकता है। और ये संविधान किसकी इच्छाओं के अनुरूप होगा? जो राज्य के लोग हैं वो ये तय करेंगे कि जो डिजायर्ड गोल हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए 3 बेसिक आर्गन स्थापित किए जाए, और वो इसी प्रकार से इस डिजायर्ड गोल को प्राप्त करें। इसीलिए भारत के संविधान की रचना किसने की? हम भारत के लोग, हमने ये तय किया है, ठीक है। तो उसकी जो अंतिम स्वीकृति का स्रोत है वो क्या है? भारत के लोग। उन्होंने ये बताया है कि दीज आर द डिजायर्ड गोल्स, जो हमने प्रीएम्बल में बताया कि ये गोल्स हैं जिनको हम प्राप्त करेंगे। किस ढंग से प्राप्त करेंगे वो भी बताया। प्राप्त करने के लिए किन अंगों की रचना होगी वो भी बताया। कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ये कैसे बनेगी बताया। उनकी शक्तियां क्या होंगी ये भी बताया। कर्तव्य क्या होंगे ये भी बताया, ठीक है। और उनके परस्पर अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे ये भी बताया। तो अब आप देखें, हमने जो आपसे पहला प्रश्न किया था कि संविधान ये भी कानून है और देश का जो जनरल लॉ है ये भी कानून है, फर्क कहां है? तो फर्क जो निकल कर आया वो ये कि संविधान एक ऐसा कानून है जो स्वयं राज्य के अंगों को नियंत्रित और शासित करता है, और देश का सामान्य कानून ये ऐसा कानून है जो राज्य के जो निवासी हैं, ये राज्य के जो नागरिक हैं, निवासी तो नहीं कहना चाहिए, निवासी विदेशी भी आ गए, राज्य के जो नागरिक हैं उनके आचरण को निर्धारित करता है। संविदा ये बताती है कि आप ऐसे संविदा करेंगे, टीपीए ये बताती है आप ऐसे संपत्ति का अंतरण करेंगे। विशेष दशाओं में, यानी संपत्ति अंतरण जब आप करना चाहते हैं, संविदा करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, विशेष स्थितियों में, विशेष दशाओं में आप किस प्रकार आचरण करेंगे, इसको विनियमित करने के लिए जो कानून बनता है वो देश का जनरल लॉ ऑफ द लैंड कहलाता है। और स्वयं शासन या राज्य इसके कामों को करने के लिए और इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो कानून बनता है उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन या फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड ये कहते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई वी से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड इसलिए कहलाता है। आप अपनी बात को प्रभाव देने के लिए संवैधानिक शब्द इस्तेमाल न करें, ठीक है। आप करते क्या हैं? आप किसी पद पर हैं, उस पद के नाते आपका एक पदीय कर्तव्य है, और वो पद किससे क्रिएट हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन से क्रिएट नहीं हुआ। वो पद काहे से क्रिएट हुआ? वो पद क्रिएट हुआ किसी स्टैट्यूट से, ठीक है। और वो स्टैट्यूट उस पद पर होने के कारण आपको कुछ शक्तियां दे रहा, और आप कहीं क्या देते हैं? ये मेरा संवैधानिक कर्तव्य है। नो,
ये आपका वैधानिक कर्तव्य है। ठीक है, संविधान स्वयं बेसिक ऑर्गन्स का जिक्र करता है। ये ट्रेडिशनल व्यू है, ट्रेडिशनल व्यू। अब ट्रेडिशनल व्यू हमने क्यों कहा? इसलिए कि दुनिया में हमेशा से संविधान जो समझा गया है वो इसी रूप में समझा गया है। लेकिन कालांतर में हमने कहा ना, जैसे जैसे मानव सभ्यता प्रगति करती है, व्यक्ति की आवश्यकताएं बदलती हैं, उसके अनुभव उसकी आवश्यकताओं में परिवर्तन लाते हैं। तो हमने ये अनुभव किया कि ठीक है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, ठीक है, इनका संगठन कैसे होगा हम बता देंगे। जैसे हिंदुस्तान के संविधान में भी बताया कि लेजिस्लेचर का संगठन कैसे होगा, चुनाव होंगे, होते हैं पीरियडिकली 5 ईयर पे होते हैं, आपने देखे, भाग ही लेते हैं आप, ठीक है। और 18 साल जितने पूरी कर ली है आयु वो वोटर होगा, ठीक है। और इस ढंग से विधायिका का संगठन होगा। लेकिन चुनाव कौन कराएगा भाई, ये भी तो प्रश्न है भाई। जैसे जैसे कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी सोसाइटी, दो प्रकार की सोसाइटी होती, एक होमोजीनस, दूसरा हिट्रोजीनस। होमोजीनस सोसाइटी उसे कहते हैं जो कबीला होता है, यानी सजातीय, एक ही परिवार के लोग, एक ही रक्त समूह के लोग। हिट्रोजीनस जहां विजातीय समूह परस्पर संगठित हुए हैं, तो वी आर द हिट्रोजीनस सोसाइटी, ठीक है। और हम ही नहीं, दुनिया में सारे राज्य हिट्रोजीनस सोसाइटी है, ठीक है। जब हिट्रोजेनस सोसाइटी है तो डेफिनेटली ध्यान तो सबका रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सवाल यह है कि लेजिस्लेचर, इसके संगठन के लिए जो चुनाव कराया जाए वो तो कोई इंपोर्शियल बॉडी होनी चाहिए। तो हमारा जो सभ्यता का अनुभव है उसने ये तय किया कि बेसिक ऑर्गन, इनका जिक्र तो परंपरा से होता ही आया, ट्रेडिशनल व्यू है कि बेसिक ऑर्गन्स कैसे बनेंगे, ये तो लिखा ही रहेगा संविधान में। लेकिन सभ्यता के विकास ने आवश्यकता पैदा की कि कुछ अन्य जो पद हैं, कुछ अन्य जो संस्थान हैं, उनका जिक्र भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही कर दिया जाए, जो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, क्योंकि वे भी उतने ही महत्व के काम कर रहे हैं जितने महत्व के राज्य के बेसिक ऑर्गन कर रहे हैं। इसीलिए हमने, आप देखेंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन, निर्वाचन आयोग, ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, इन सब का जिक्र भी कॉन्स्टिट्यूशन में किया। राज्य के सर्वाइवल के लिए आर्थिक गतिविधियां पूरे देश में जरूरी हैं। अगर लोगों का पेट नहीं भरेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया कि व्यापार ये पूरे देश में ठीक से चले, इसे भी उतना ही महत्व का माना गया जितने महत्व का राज्य के बेसिक ऑर्गन्स का संगठन। इसलिए आप देखेंगे हिंदुस्तानी नहीं तो दुनिया के संविधानों में व्यापार ठीक से संचालित हो, इसके लिए मूलभूत प्रावधान संविधान में मिलने लगे, और यही संविधानों के वृहद हो जाने का कारण रहा है। इसलिए भारत के संविधान में आप देखें, मूल रूप से कितने 395 अनुच्छेद, 22 चैप्टर मूल रूप से, और 8 अनुसूचियां थी। और आज अगर गणना की दृष्टि से देखें, शायद 461, हम गिने नहीं है लेकिन शायद 461 हो, गणना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 461 अनुच्छेद हो गए, 12 अनुसूचियां हो गई, और चैप्टर वाइज ही अभी तक है, या बढ़ गए हों तो हम कह भी नहीं सकते। मेरा कोई दावा नहीं, क्योंकि इन सब चीजों पर हम कोई ध्यान देते भी नहीं है। हमने कहा ना कि हमसे इन सब बातों में गलती भी हो सकती है, ये आप सारी बातें अपनी बेयर से मिला नहीं, कॉन्सेप्ट इसे बताना मेरा काम है। कंसेप्शन में चीज क्या है
ये बताना मेरा काम। ये सब माइन्यूट डिटेल इकट्ठा करना ये आपका काम है। ये क्लरिकल काम है, ये मिनिस्टीरियल एक्ट है, इसमें दिमाग नहीं लगता। अरे सामने लिखा है देख लो, दिमाग तो कॉन्सेप्ट में लगता है, विचार को स्पष्ट करना ये मेरा काम है। इसलिए संविधान बृहद हो जाते हैं, क्योंकि उनमें अन्य बातों की चर्चा ये भी करनी पड़ती है। अब एक बात और, जैसे जैसे विकास की मांग बढ़ी, लोगों की इच्छा बढ़ी कि विकास होना चाहिए, वैसे वैसे विकास करने वालों की जरूरत बढ़ी। और विकास इनफैक्ट जमीन पर कौन करता है? कार्यपालिका सरकार। तो एक राज्य में कितनी सरकारें हो, ये भी प्रश्न खड़े हो गए। भाई एक राज्य के रूप में लोग संगठित हो गए। अब वो राज्य भौगोलिक दृष्टि से बड़ा हो सकता है, वो राज्य भौगोलिक दृष्टि से छोटा हो सकता है। अब भौगोलिक दृष्टि से वो बड़ा है, तो विकास करेगा कौन? राज्य। और राज्य विकास किसके माध्यम से करेगा? एग्जीक्यूटिव, क्योंकि काम तो वही करेगी। एग्जीक्यूटिव जिसे सामान्य भाषा में सरकार कहते हो। और हमेशा जो करता है वो बड़ा दिखाई देता है। ये आपका अनुभव, इसीलिए आपको सरकार बहुत बड़ी नजर आती है, जबकि वो अपने क्षेत्र में बड़ी है, न छोटी है न बड़ी है, लेकिन आपको बड़ी लगने लगती है। फिर आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट बड़ा लगने लगता है, फिर आपको कुछ पता ही नहीं लगता थोड़े दिनों में, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि सब एक तल पर है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इतना बता रहा है कि भाई आपका काम एज पर लॉ नहीं है, एज पर योजना नहीं है, इसलिए आप इसको ठीक करिए, इतना ही बता रहा। कुछ छोटा हो बड़े का प्रश्न नहीं है, लेकिन आप तो छोटे बड़े इससे अलग हटकर देखने को राजी ही नहीं है। आप तो हर चीज छोटे और बड़े करके देखने के आदी हैं, उसी रूप में देखते हैं, एक तल पर देखना। इसमें आपको बड़ी समस्या है, क्योंकि आप इसके लिए ठीक है प्रशिक्षित नहीं है, देखना ऐसे आपकी आदत नहीं है। और जबकि स्थिति यही है, ऐसे ही देखना चाहिए। तो विकास की मांग बढ़ी, और जो विकास की मांग बढ़ी तो सरकार की जरूरत बढ़ी। राज्य भौगोलिक दृष्टिकोण से छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, और जो भौगोलिक दृष्टिकोण से छोटे और बड़े हो सकते हैं, तो एक सरकार उस दशा में, जबकि राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल बड़ा हो, उस दशा में राज्य को संगठित करने वाले प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं का ज्ञान ये रख नहीं पाएगी। क्योंकि दिल्ली में बैठी सरकार को तमिलनाडु के सुदूरवर्ती गांव में क्या हो रहा है और वहां क्या जरूरत है, ये जानना बहुत कठिन है। इसलिए हमने कहा ना कि आवश्यकता ये आविष्कार करती है। तो जब बड़े भौगोलिक क्षेत्रफल के राज्य अस्तित्व में आए और विकास की मांग बढ़ी, ठीक है, विकास की मांग बढ़ गई, तब हालांकि मेरा अपना मत तो यह है व्यक्तिगत तौर पर कि विकास कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होती। मेरा अपना मत तो यह है, विकास होने से आपके दुख बदल जाते हैं, बस इतना होता है। अभी आपको दुख यह है कि पैसे नहीं है, विकास हो जाएगा, पैसे आ गए, फिर दुख यह होगा कि डायबिटीज हो गई, ठीक है, फिर दुख यह होगा कि ब्लड प्रेशर बन गया। अभी यह दुख नहीं है, ठीक है ना। तो विकास होने से दुख बदलते हैं, सुख नहीं आता, ठीक है। ये मेरी व्यक्तिगत मान्यता है, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है भाई। अगर पैसा पैदा होने से, विकास होने से सुख आता तो अमेरिका में दुख नहीं होता, वहां भी दुख है। इसका मतलब विकास सुख नहीं लाता है,
विकास दुखों में परिवर्तन कर देता है, इसलिए आपको पुराने दुख जाकर नए दुख आ जाते हैं। जब नए दुख, ठीक है, तो आपको कुछ इस बदलाव में सुख की अनुभूति से ही होने लगती है। ऐसा कुछ होता नहीं कि विकास विकास से कोई सुख आता हो, कोई बड़ी अच्छी बात होती हो, ऐसा हमें तो नहीं लगता। फिलहाल लोगों की अपनी मान्यता जैसी भी हो, लेकिन विकास की मांग तो है, इसको हम दरकिनार नहीं कर सकते। और जो विकास करे कौन? सरकार। तो सरकार की जरूरत बड़ी है, और सरकार एक अगर होगी बड़े भौगोलिक क्षेत्रफल के राज्य में, तो वो सम्यक ध्यान पूरे क्षेत्र की आवश्यकताओं का नहीं रख सकती। इसलिए आवश्यकता ने आविष्कार किया और फेडरल प्रिंसिपल यह अस्तित्व में आ गया। फेडरल यानी संघात्मक राज्य, यह अस्तित्व में आ गया। यह कल्पना की गई है कि बड़ा अगर राज्य है उसमें एक केंद्रीय सरकार रहे, जो क्या करे, जिसे प्रारंभिक समय में जब राज्य संगठित हुआ था तो दो ही काम राज्य ने स्वीकार किए थे, एक बाह्य शत्रुओं से रक्षा और दूसरा जो इंटरनल व्यवस्था है उसको बनाए रखना। और जब दो काम सिर्फ राज्य करता है तब इस राज्य का जो स्वरूप होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम पुलिस स्टेट बोलते हैं। इसे हम पुलिस स्टेट जो पुलिस स्टेट कहा जाता है, इसी राज्य को कहा जाता है जो पुलिस काहे के लिए होती? सुरक्षा के लिए। अगर राज्य सिर्फ दो फंक्शन कर रहा है, बाह्य शत्रुओं से रक्षा और आंतरिक व्यवस्था बनाना, तो राज्य का जो स्वरूप है, राज्य की जो प्रकृति है, वो कहती है पुलिस स्टेट की है। तो प्रारंभिक तौर पर जब राज्य संगठित हुआ था तो पुलिस स्टेट ही था, लेकिन जैसे जैसे आगे बात बढ़ी, राज्य ने अपनी भूमिका में बदलाव किया और सोशल वेलफेयर यानी उसके जो नागरिक हैं उनका कल्याण करना, उनके कल्याण की चिंता करना, ये राज्य ने अपना काम ये स्वीकार कर लिया। इसलिए आज का स्टेट पुलिस स्टेट नहीं है, यानी उसके सिर्फ दो काम नहीं है। आज सोशल वेलफेयर स्टेट की कल्पना है, और जब सोशल वेलफेयर स्टेट इसकी कल्पना आ गई तो फिर स्थिति क्या बनी कि राज्य इसकी भूमिका बढ़ गई, और जब इसकी भूमिका बढ़ी तो अधिक राज्य की जरूरत हुई। तब आपका यह सोचा गया कि जो बड़ा भौगोलिक क्षेत्र का राज्य है उसमें कई सरकारें काम करें। तो क्या किया? उस क्षेत्रफल को राज्यों में डिवाइड किया और एक केंद्रीय सरकार ये स्थापित हो गई कि केंद्रीय सरकार कुछ निश्चित कामों को पूरे देश में करेगी और बाकी राज्यों में क्षेत्रफल विभाजित रहेगा, और वे राज्य अपने अपने क्षेत्रफल, ठीक है, अपने अपने जो उनके प्राधिकार के अधीन क्षेत्रफल है उसमें उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करेंगे और विकास करेंगे। तो रीजनल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये अस्तित्व में आए। और अब रीजनल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके काम क्या होंगे, ठीक है, ये तय करना। उन कामों को करने के लिए इन्हें क्या शक्तियां प्राप्त रहेंगी, ये तय करना, ठीक है। इनके परस्पर कर्तव्य क्या होंगे, ये तय करना। राज्य की सुरक्षा करना अंतिम रूप से किसकी जिम्मेदारी होगी, ये तय करना। ये सारी समस्याएं पैदा हुई और ये मूल बातें। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में दो प्रकार के आ गए। ऐसे राज्य जो भौगोलिक दृष्टिकोण से छोटे थे, जैसे सिंगापुर, जैसे श्रीलंका, जैसे आपका सिंगापुर, श्रीलंका, और भी होंगे, ब्रिटेन, वहां यूनिटेरी, ठीक है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये अस्तित्व में आए, वहां एकात्मक संविधान। और जो बड़े राज्य थे, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ठीक है, यहां फेडरल प्रिंसिपल अपनाया गया और दो प्रकार की गवर्नमेंटें अस्तित्व में आ गई और उनके भी शक्तियों का विभाजन, उनके काम, ये सब स्वयं संविधान ने निर्धारित कर दिया। तो इस तरह आप देखें
तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या निकल कर आ रहा है? फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। फंडामेंटल इसे इसलिए भी कहा जा रहा है, अब देखिए जैसे जैसे बात आगे बढ़ी वैसे वैसे ये माना गया कि राज्य के जो नागरिक इनके कुछ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल, ठीक है, क्योंकि वे फंडामेंटल हैं इसीलिए लीगल राइट से भिन्न है। और इसीलिए फंडामेंटल राइट और लीगल राइट के बीच जो भिन्नता रहती है, लीगल राइट कानून के माध्यम से आपको दी गई शक्ति है जिसका उपयोग करके आप दूसरे के कार्यों को और दूसरे के आचरण को नियंत्रित कर सकते हैं। तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ऐसा नहीं करोगे, यदि ऐसा है तो ऐसा करोगे। और फंडामेंटल राइट वो है जो क्या होता है, आपको नागरिक होने के नाते ये प्राप्त हुआ है, उसके बिना आदमी की संकल्पना ये नहीं हो सकती। आदमी अगर पैदा हुआ तो स्वतंत्र पैदा हुआ था, स्वतंत्रता, ठीक है, समानता, शोषण से रक्षा, अपने विश्वास की रक्षा, ये सब बेसिक है, फंडामेंटल है। तो अब जो न्यू ट्रेंड है उसमें यह भी माना गया कि नागरिकों के जो बेसिक राइट्स हैं उन्हें फंडामेंटल राइट के तौर पर संविधान में ही शामिल कर दिया जाए और उनके संरक्षण की व्यवस्था लीगल राइट से अलग हटकर स्वयं संविधान के द्वारा की जाए। फंडामेंटल राइट सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रवर्तन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लीगल राइट से भिन्न है। लीगल राइट आप कैसे सिविल सूट लाइए, क्रिमिनल सूट, उसमें तारीखें लगती हैं। फंडामेंटल राइट का वायलेशन सीधे सुप्रीम कोर्ट, सीधे हाई कोर्ट, मिनटों में मामला सुलझेगा, ठीक है। तो प्रवर्तन के, अच्छा आप लीगल राइट खत्म करना चाहो तो बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा, फंडामेंटल राइट खत्म करना चाहो कतई नहीं खत्म होगा। मतलब बहुत कठिन प्रक्रिया है। केशवानंद भारती के बाद ये तो कह दिया कि कोई भी चीज संशोधन योग्य है, लेकिन फिर भी कठिन है। तो फंडामेंटल राइट अलग है, लीगल राइट अलग है, नेचुरल राइट अलग है। नेचुरल राइट जिन्हें कहते हैं वो सिर्फ नैतिक प्रकार के अधिकार है, ठीक है, जो व्यक्ति होने के नाते आपको प्राप्त होना चाहिए। उनमें से जिनको फंडामेंटल माना गया है वो फंडामेंटल राइट के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर दिए जाते। तो संविधान बेसिक लॉ है, फंडामेंटल लॉ है। इसका अन्य कानूनों से भेद यही है कि अन्य कानून राज्य के आचरण को विनियमित नहीं करते, राज्य के नागरिकों के आचरण को विनियमित करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन स्वयं राज्य के आचरण को विनियमित करता है, उसको निर्मित करने वाले या उसके कामों को करने वाले अंगों को न सिर्फ निर्मित करता है बल्कि उनकी शक्तियों, कर्तव्यों, अधिकारों आदि की व्यवस्था करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखित हो सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अलिखित हो सकता है, ये आवश्यकता के मुताबिक फेडरल और यूनिटेरल हो सकता है। इसमें आवश्यकता के मुताबिक राज्य के जो 3 बेसिक ऑर्गन है उनके अलावा अन्य ऑर्गन्स की चर्चा और उनका संगठन, उनकी शक्ति और कार्य ये भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये फंडामेंटल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये राज्य के मूल उद्देश्यों को न सिर्फ अभिव्यक्त करता है बल्कि उनकी प्राप्ति के लिए अंगों की रचना, शक्ति, इस सब की चर्चा भी करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसमें क्या फर्क है, रूल ऑफ लॉ इसका क्या मतलब होता है और भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद फिर जब ये इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा फिर हम लोग देखेंगे कि लेजिस्लेचर कैसे बनेगी, एग्जीक्यूटिव कैसे बनेगी, जुडिशरी कैसे बनेगी, फंडामेंटल राइट आदि आदि पर समय अनुसार चर्चा होती रहेगी, देखेंगे।